बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। क्या हाल चाल है भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, आज एक विशेष चर्चा के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हुई है, और जो नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हुई है उसकी थोड़ी प्रक्रिया अलग है। पहले जो नियुक्ति प्रक्रिया थी वो आज की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है। खैर, इस बात पर आगे बढ़ने से पहले एक बात आप समझिएगा कि भारत देश में इलेक्शन का बहुत महत्व है। भारत देश में इलेक्शन का महत्व इसलिए है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का देश है, और डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति होती है जहां जनता की सहमति से शासन होता है। जनता की सहमति से शासन, यानी जनता जिसे सरकार के रूप में अडॉप्ट करती है, जनता जिसे चुनती है, वही सरकार में शामिल होता है। जनता का शासन। ऐसे में जनता अपनी सहमति देकर सरकार बनाती है, तो जनता की सहमति का जो तरीका है उसको हम निर्वाचन के नाम से जानते हैं, यानी इलेक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये निर्वाचन निष्पक्ष होना चाहिए। जनता अपनी सहमति स्वतंत्र मन से दे, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि दबाव में जनता सहमति दे रही है, यदि किसी लालच में जनता सहमति दे रही है, किसी डर में जनता सहमति दे रही है, तो उस सहमति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए चुनाव कैसे होने चाहिए? चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने चाहिए। और लोकतंत्र के अलग अलग लक्षणों में लोकतंत्र का यह भी प्रमुख लक्षण है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो मेरे भाइयों, अगर आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है तो किसी ऐसी संस्था का निर्माण करना होगा, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का निर्माण करना होगा जो दबाव मुक्त हो, जो फ्री हो, जिसके ऊपर किसी का हस्तक्षेप न हो, किसी का दबाव न हो। यही कारण है कि संविधान के द्वारा एक ऐसी संस्था का निर्माण किया गया जो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, दबाव मुक्त होकर कार्य कर सके और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, जिसका नाम हुआ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के द्वारा इसीलिए किया गया क्योंकि यदि हम उसे संविधान के द्वारा सुरक्षा देंगे, यदि इलेक्शन कमीशन को संविधान के द्वारा स्वायत्तता प्रदान करेंगे, तो वो फ्री होकर इलेक्शन करा सकेगी, स्वतंत्र होकर इलेक्शन करा सकेगी। और ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो अवधारणा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो अवधारणा है, वो स्थापित होगी। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि किसी भी लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जरूरी है, और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे भारत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को बाई कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश किया गया है। अब बात इलेक्शन कमीशन की करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन एक आयोग है, और आयोग हमेशा ध्यान रखें कि अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनता है। और इलेक्शन कमीशन भी शुरुआती दौर में एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, यानी एकल सदस्यीय निकाय हुआ करता था। एकल सदस्यीय निकाय का अर्थ यह है कि मात्र एक सदस्य थे, जिसे हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जानते थे। शुरुआत से लेकर अगर हम देखें तो 2023 तक ऐसा ही रहा कि इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति रही वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती रही। और इलेक्शन कमीशन भारत देश में एक मल्टी मेंबर बॉडी स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में मल्टी मेंबर बॉडी बना। इसके पीछे की प्रक्रिया यह है कि शुरुआत से 1989 तक, यानी 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक एकल सदस्यीय निकाय था, यानी सिंगल मेंबर बॉडी था 1989 तक। 1989 में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बर्डन बढ़ा, क्योंकि उस समय वोट देने की जो उम्र है वो 18 साल कर दी गई 21 साल से 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये तर्क दिया गया कि इलेक्शन कमीशन पर बर्डन बढ़ा है तो चुनाव आयुक्तों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो ऐसे में 1989 में चुनाव आयुक्तों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अन्य आयुक्त, 3 कर दी गई। ठीक, लेकिन बाद में 1990 में फिर से इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया, यानी एकल सदस्यीय निकाय बना दिया गया। लेकिन 1993 में 1993 में फिर से इसे मल्टी मेंबर बॉडी यानी बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। ठीक है, तो आज इलेक्शन कमीशन एक बहुसदस्यीय निकाय है, मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। अब आते हैं हम लोग इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से निकला था नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया पर अब आते हैं हम लोग। ठीक है, तो नियुक्ति कैसे होती है? तो जो शुरुआती प्रक्रिया थी मेरे भाइयों, शुरुआती प्रक्रिया यही थी पहले की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है।
राष्ट्रपति अगर कोई नियुक्ति कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो ऐसे में सरकार जिसे चाहेगी या मंत्रिमंडल जिसे चाहेगा वही इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो ये नियुक्ति 2023 तक होती आई राष्ट्रपति के द्वारा ही। बीच बीच में विवाद हुए कि भाई सरकार अपने लोगों को नियुक्त करती है, सरकार के प्रति इलेक्शन कमीशन बायस्ड रहता है, पक्षपाती रहता है। ये विवाद निकलकर सामने आए, यानी इलेक्शन कमीशन के ऊपर पक्षपाती होने के आरोप लगे। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में एक केस में 2023 में, जिस केस का नाम था अनूप बरनवाल वर्सेस भारत संघ मामला, अनूप बरनवाल वर्सेस भारत संघ मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त निर्णय दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होगी। ठीक है, इस केस में राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होगी और उस समिति में शामिल होंगे पीएम, प्रधानमंत्री प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता और प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलकर एक समिति बनेगी और ये सुझाव देगी राष्ट्रपति को नाम का, और राष्ट्रपति इसी आधार पर नियुक्ति करेगा जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती। 2023 का ये मामला था और तुरंत आनन फानन में सरकार एक विधेयक लेकर आ गई, सरकार एक कानून बनाने के लिए लेकर आ गई कि भाई कानून अब तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तुरंत तनमना गई भाई कि इसमें जुडिशियरी का भी रोल आ गया। ठीक है, ऐसे में सरकार तुरंत एक कानून लेकर आई। कानून का नाम हुआ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023। इसे पारित कराया गया और इसके तहत एक नई प्रक्रिया बनाई गई भारत देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य की नियुक्ति के लिए। और उस नई प्रक्रिया में यह कहा गया कि नियुक्ति किसके द्वारा होगी? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी, लेकिन राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करेगा जिसमें पीएम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता होंगे। ठीक है, प्लस प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा कि नई प्रक्रिया के तहत, नई प्रक्रिया जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 के तहत आई। अब ये विधेयक 2023 में पारित हो गया, तो अब इसे हम विधेयक नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? अधिनियम कहेंगे। अधिनियम 2023 पारित होने के बाद प्रक्रिया यह स्थापित हुई कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मंत्री, तीन लोगों को मिलाकर एक समिति बनेगी और यह समिति नाम की सिफारिश करेगी किससे? राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति इसी सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करेगा। इस समिति को नाम कहां से मिलेंगे? तो इस समिति को नाम एक खोजी समिति के द्वारा दिए जाएंगे। एक खोजी समिति इसको नाम देगी। लगभग 5 नामों की बातें की गई हैं कि 5 नाम इनको दिए जाएंगे, उन्हीं में से कोई एक नाम ये सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके राष्ट्रपति को सुझाव देंगे और राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। तो ये नई प्रक्रिया है। अभी जो हमारे भारत देश में नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं, श्री ज्ञानेश कुमार जी, ये इसी प्रक्रिया के तहत नियुक्त हुए हैं। इन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है। पहले राजीव कुमार थे और अब नियुक्त किया गया है ज्ञानेश कुमार जी की। तो ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया। पहले की प्रक्रिया क्या थी ये आपने समझा। अनूप बरनवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी प्रक्रिया निर्धारित कर दी और उसका परिणाम यह हुआ कि एक नया कानून बनाना पड़ा और नए कानून में एक नई प्रक्रिया निकलकर सामने आई। ठीक है, अगर आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया को देखें या इनके कार्यकाल को देखें, तो हमारे भारत देश में इनको कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल को सुरक्षा इसीलिए दी गई है क्योंकि इस पद की स्वतंत्रता को मेंटेन किया जा सके। पद की स्वतंत्रता को इसलिए मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट हो सके, स्वतंत्र हो सके, इनके ऊपर किसी का दबाव न हो सके। इसीलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और इसकी जो अधिकतम आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। इन दोनों में से जो पहले आए, अगर कार्यकाल के दौरान इन्हें हटाना है तो इन्हें वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। यानी कार्यकाल के दौरान यदि हटाना है तो वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो इस पर्टिकुलर सेशन
के पीछे का मेरा उद्देश्य आपको यह बताना था कि ये जो नई प्रक्रिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति की, वो नई प्रक्रिया क्या है और पुरानी प्रक्रिया क्या थी, इसी को बताने के लिए ये सेशन मैं लेकर आया था आप सभी के समक्ष। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक बात ये बताना है कि जो नई प्रक्रिया स्थापित की गई है, क्या ये संतुलित है? इस नई प्रक्रिया के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं और इस नई प्रक्रिया के विपक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं? उन तर्कों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। आपके लिए एक सूचना है कि इस समय हमारे उत्कर्ष परिवार के द्वारा एक ऑफर लॉन्च किया गया है जो कि 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक है। ऑफर का नाम है ज्ञान कुंभ। इस महाकुंभ के अवसर पर हमारा उत्कर्ष परिवार छात्र हितों के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, उचित मूल्यों में आप अपनी तैयारी को कर सकें, उचित मूल्यों में आप शिक्षा प्राप्त कर सकें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें, इसके लिए हमारा उत्कर्ष परिवार प्रतिबद्ध है। और उसी कड़ी में ज्ञान कुंभ ऑफर के तहत 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक यदि आप यूपीपीसीएस के किसी भी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट। अप टू 90% है, ध्यान रखना इस बात को। 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और साथ ही साथ यदि आप यूज करते हैं उत्कर्ष पास, ठीक है, उत्कर्ष पास यदि आप यूज करते हैं तब आपको 20% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, यानी 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और डिस्काउंट के लिए आपको अप्लाई करना होगा कूपन कोड कुंभ कूपन कोड अप्लाई करिए और कोर्सेज में एनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से आपको भविष्य की परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए, ठीक है। जरूर अच्छा परिणाम आएगा, अच्छा आउटपुट होगा। और आप जानते हैं कि हम सबका एक कोट है कि प्रथम उद्देश्य कुछ भी हो लेकिन अंतिम उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम अच्छे मानव बने। अच्छे मानव बनना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सभ्य समाज का निर्माण यदि करना है तो हमारे अंदर भी लोकतंत्र के मूल्य, हमारे अंदर भी सभ्यता के मूल्य होने चाहिए। तो सारी बातों के साथ साथ हमें इन बातों का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम एक अच्छे मानव बनने का प्रयास करें। संत नहीं बनना है लेकिन एक अच्छे मानव बनने का प्रयास करें। इसी के साथ इस सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।